हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रक्त यानी ब्लड के बारे में बात करेंगे। ये हमारे परिवहन तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए शुरू करते हैं। रक्त एक लाल, गाढ़ा और स्वाद में नमकीन तथा अपारदर्शी पदार्थ है। इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो अलग अलग भागों से मिलकर बनता है और तरल अवस्था में होता है, तो इसलिए हम इसको तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। संयोजी मतलब जो दो या दो से ज्यादा से मिलकर बनता है। ये नहीं कह सकते हम कि ये अकेला रक्त है। रक्त के अंदर अलग अलग भाग होते हैं जिन सबको मिलाकर ही रक्त का निर्माण होता है। रक्त की मात्रा की बात करें तो शरीर का जितना भी भार होता है उसका 7% होगा। 5 से 6 लीटर औसत रक्त होता है किसी इंसान के शरीर में, और महिलाओं के अंदर आधे लीटर रक्त की कमी होती है पुरुषों की तुलना में। मनुष्य की जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा बनती रहती हैं और नष्ट होती रहती है। सबका अलग अलग टाइम है। जो WBC है, आगे हम जिसके बारे में बात करेंगे, सफेद रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल अलग होता है। RBC का अलग होता है, तो वो नई बनती रहती है, पुरानी नष्ट होती रहती है। तो कोई रक्त के अंदर ही नष्ट हो जाती है, कोई प्लीहा के अंदर नष्ट होती है। रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है, बोन मैरो। लसिका ग्रंथियों के अंदर भी होता है और साथ में प्लीहा के अंदर भी होता है, और सबसे ज्यादा होता है अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो के अंदर। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो इसका सबसे मेन काम होता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़कर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, और जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस से अपने अंदर से घोलकर फेफड़ों तक पहुंचाना ताकि उसको शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो रक्त हमारे शरीर में संवहन का काम करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इनको पहुंचाता है। रक्त हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए शरीर के सभी ऊतकों को सूखने से बचाता है और उन्हें नम और मुलायम बनाए रखता है। रक्त का एक गुण और होता है, इसका थक्का बन जाता है, ताकि अगर कभी चोट वगैरह लग जाए तो चोट वगैरह लगने की वजह से जो खून बह रहा है वो रुक जाए, उसको एक थक्का बन जाता है, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं रक्त के संगठन। संगठन मतलब वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो एक तरल संयोजी उत्तक है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अंदर प्लाज्मा और रुधिर के अणु होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और जो हमारे रुधिर के अणु जब से WBC, प्लेटलेट्स वगैरह, RBC, वो सारे होते हैं ना, वो 45% में होते हैं। तो रक्तकण मेनली 4 चीजों से मिलकर बनता है। लाल रक्तकण मतलब RBC, सफेद रक्तकण मतलब WBC, और प्लेटलेट्स जिसको हम रक्त कणिकाएं बोल देते हैं, और साथ में प्लाज्मा। इन चारों चीजों से मिलकर हमारा रक्त बनता है। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है RBC। ये हमारे रक्त के अंदर 90% होती हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC। उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं, और उसके बाद WBC, ये काफी कम होती हैं। अगर हम रेशो की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि RBC और WBC में कितना रेशो होता है। तो अगर 700 RBC किसी रक्त के अंदर है तो उसके अंदर 1 WBC होनी चाहिए। तो 700:1 का ये हमारे पास अनुपात होता है। अगर हम लाल रक्त की संख्या की बात करें तो 1 घन मिलीलीटर के अंदर 50 लाख होती है, बहुत ज्यादा होती हैं। तो जो ये आपको लाल दिखाई दे रही है, ये हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं। इनका जो आकार होता है वो वैसे तो गोल होता है, लेकिन बीच में से चपटा हो जाता है, आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। फिर यहाँ बीच में आपको जो सफेद दिखाई दे रही है वो सफेद रक्त कणिकाएं होती है, और बीच में आपको छोटे छोटे बिंदु वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, ये सारा कुछ प्लेटलेट्स वगैरह है। अगर हम RBC के जीवन काल की बात करें तो इसका जो औसतन जीवन काल होता है वो 120 दिन मतलब 4 महीने के आसपास होता है। पुरुषों के अंदर ये 5 मिलियन होते हैं, जबकि महिलाओं के अंदर ये 4.5 मिलियन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के अंदर कम होती हैं। निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा के अंदर होता है, और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो ये प्लीहा के अंदर होता है, जिसको हम हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। तो ये आमाशय के बिल्कुल नजदीक होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह या उनकी मृत्यु कहाँ होती है, या मृत्यु के बाद वो कहाँ स्टोर होते हैं, कहाँ इकट्ठा होती है, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। आपको प्लीहा की जगह हिंदी में तिल्ली भी मिल सकता है और प्लीहा भी मिल सकता है, तो दोनों ही एक ही है। लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करती है और एक जगह से दूसरी जगह पर सभी कोशिकाओं के अंदर आसानी से पहुंच जाती है। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, जब हमारे शरीर के अंदर जो रक्त मापा जाता है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि मेरे अंदर 11 ग्राम खून है, या मेरे अंदर 10 ग्राम खून है, या 12-15 जितना भी है, तो वो हम ये नहीं कहते कि इतने ग्राम खून हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो तो लीटर में होता है। हम ये देखते हैं कि उस लीटर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो जब हम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उस टाइम हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, जबकि लोगों को ये पता नहीं होता। वो सोचते हैं कि उनके शरीर के अंदर इतने ग्राम खून है, जिन्हें वो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है।
जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो उसकी वजह से चक्कर वगैरह आने लगते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छे से नहीं जा पाती और हर कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उस इंसान को चक्कर आने लगते हैं। अब हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो इसलिए रंगहीन होती, इनका कोई रंग नहीं होता। RBC का रंग होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। नाम से ही पता चला कि वो लाल रंग की हैं, और वो लाल रंग की किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो इसलिए रंगहीन होती, इनका कोई भी रंग नहीं होता। ये 1 घन मिलीलीटर के अंदर 8000 होती हैं, जबकि हमने लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पढ़ा था कि वो 1 घन मिलीलीटर के अंदर 50 लाख होती हैं। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया रेशो का। अगर हम अनुपात की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर होता है इन दोनों में। ये आवश्यकता के अनुसार अपने आकार के अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। अब इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ये हमारे शरीर के पहरेदार की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आर्मी वगैरह काम करती है ना, बाहर से जो दुश्मन आ रहे हैं उनसे हमें बचाने के लिए, तो ये ऐसे ही हमारे शरीर में पहरेदार की तरह काम करता है। देखिए हमारे शरीर में शाम तक बहुत ज्यादा कीटाणु एंटर कर चुके होते हैं, क्योंकि हम ना इतनी ज्यादा सफाई रखते ना ही कुछ और, तो बहुत ज्यादा कीटाणु हमारे शरीर के अंदर डेली चले जाते हैं। लेकिन हमारी WBC जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं वो इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि वो उनको हमें पता ही नहीं चलता और उनको खत्म कर देती हैं। जब हमारी WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं उन बाहर से आने वाले कीटाणुओं के आगे कमजोर पड़ जाएंगे, उनके आगे हार जाएंगी, तो उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि हम बीमार हो गए हैं। तो ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो बाहर से आने वाले कीटाणु वगैरह से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो जब बाहर से किसी रोग का आक्रमण होता है तो इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और RBC कमजोर होने की वजह से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। मतलब जब ये हार जाएंगे तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। इनकी एक खास बात होती है कि इनका आकार सबसे बड़ा होता है। ये 2 भागों में बटी हुई होती है। मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ, आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लिम्फोसाइट होता है और एक होता है मोनोसाइट। अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये जीका का क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट। और ये किसके अंदर होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर होती है। ये तो 2 होती है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है? ये हमें बीमारियों से बचाती है, और मोनोसाइट हमारे शरीर के घाव भरती है। अगर घाव भरने का काम पूछा जाए तो मोनोसाइट करेगी, अगर शरीर को बीमारियों से बचाने का काम पूछा जाए तो लिम्फोसाइट करेगी। इनका निर्माण में बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज अलग होती है, इनकी जो मृत्यु होती है ना वो रक्त के अंदर ही हो जाती है। जो हमारी RBC होती है उनकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा के अंदर होती है, तो इसलिए हम प्लीहा को उनका कब्रगाह बोल देते हैं। जबकि इसके WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं की जो मृत्यु होती है ना वो रक्त के अंदर ही हो जाती है। वो रक्त के अंदर ही मर के वहीं के वहीं रह जाती है, वो कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होती। इनका आकार सबसे बड़ा होता है और इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो एक तो HIV एड्स जो बीमारी है वो इसी की वजह से होती है। अगर इनका अनुपात कम या ज्यादा हो जाएगा, जितना होना चाहिए था उससे कम या ज्यादा हो जाएगा तो ये बीमारी का कारण बन जाएंगी। अगर कम हो जाएगा तो HIV एड्स हो जाएगा, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम पे ये ब्लड कैंसर का कारण बन जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर अगर कमी आ जाएगी तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ल्यूकेपीनिया। अगर इसकी संख्या के अंदर वृद्धि हो जाएगी, ये बढ़ जाएंगी, तो उसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ये दोनों ही WBC से संबंधित होती है। एक के अंदर WBC की मात्रा बढ़ जाती है और एक के अंदर घट जाती है। अगर घट रही है तो ल्यूकोपीनिया, अगर बढ़ रही है तो ल्यूकेमिया। आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। विटामिन A के खाने से WBC का निर्माण बढ़ जाता है, तो आपको अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा विटामिन A लेना चाहिए ताकि WBC ज्यादा से ज्यादा बन सके और हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अच्छे से काम कर सके। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं के जीवन काल की बात की जाए तो ये 1 से 4 दिन होता है। कई बुक्स में आपको 3 से लेकर 4 दिन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए देखिए 4 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती है। तो हमें डेली अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर के सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल सके और WBC और RBC अच्छे से हमारे शरीर के अंदर बन सके। इसके बाद अगला भाग है प्लेटलेट्स, जिसको हम इंग्लिश में रक्त पट्टिकाएं कहते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो भी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर होता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा के अंदर होती है। इनका जीवन काल अगर हम बात करें तो 1 सप्ताह का होता है। इसका जो काम होता है ना वो रक्त का थक्का बनाने का होता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का जो थक्का बनाता है वो फाइब्रोनोजन का एक वो बनाता है प्रोटीन, और जिसका निर्माण हमारे यकृत यानी कि लीवर के अंदर होता है। हमने जब पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि फाइब्रोनोजन हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसका निर्माण यकृत में होगा और जिसका काम स्पेशली होता है रक्त का थक्का बनाना। एक और होता है हेपेरिन, जो वो भी यकृत के अंदर ही बनता है, लेकिन उसका काम होता है विपरीत इसके, वो रक्त को जमने से रोकता है। हमारे रक्त की एक प्रकृति होती है कि जैसे ही वो रुक जाता है तो वो तुरंत जम जाता है, तो उसको जमने से तो रोकेगा
दिखेगा हेपेरिन, ये भी हमारी यकृत यानी लीवर के अंदर ही बनता है। तो हेपेरिन उसको जमने से रोकता है और फाइब्रोनोजन उसका थक्का बनाने में सहायता करता है, ताकि अगर कभी चोट वगैरह लग जाए तो कम से कम नुकसान हो हमारे शरीर को खून का। चिकनगुनिया और डेंगू जो बीमारी होती है ना, उनके अंदर प्लेटलेट्स जो एकदम से कम हो जाते हैं और इस वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। और चिकनगुनिया और जो डेंगू होता है ना, वो एडीज एजिप्टी मच्छर के नाम से काटता है। एडीज एजिप्टी मच्छर, ये भी एक जीके का क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हो। आप चाहो तो साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए, अगर हम प्लेटलेट के कार्य की बात करें तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर ये प्लेटलेट्स हैं। जो छोटे वाली है ना, वो प्लेटलेट्स हैं, और जो बड़ी हैं ये आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं हैं। अब यहाँ से कहीं एक जगह पे अंदर हमारे शरीर में कोई कट वगैरह लग गया, कहीं पे कुछ चोट लग गई, अब उस चोट लगने की वजह से रक्त बह रहा है, तो उस रक्त के अंदर ये जो प्लेटलेट्स हैं ये इस तरह से चारों तरफ एक घेरा बना देंगे, जिसको हम कहते हैं क्लोटिंग या रक्त का थक्का बनाना। तो इस तरह से इकट्ठा होकर उस रास्ते को बंद कर देंगे, ताकि हमारे शरीर के अंदर खून का नुकसान कम से कम हो। अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक प्रोटीन वर्णक होता है जिसके अंदर लौह तत्व होता है, और इसी के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। जीके का क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, फेफड़ों से शरीर के सभी भागों के अंदर ले जाता है। फिर वो आगे जाके जब कोशिका तक पहुंचता है तो उस टाइम पे वो अलग अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। अगर हम औसत की बात करें तो 100 मिलीलीटर रक्त के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो जब हमारे ब्लड का टेस्ट किया जाता है, खून की जांच की जाती है, तो उस टाइम पे वो ये कहते हैं ना कि 12 ग्राम खून है। तो इसका मतलब हर 100 मिलीलीटर के अंदर आपके शरीर के अंदर 12 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा है। अगर वो 10 कह रहे हैं तो 10 ग्राम है, अगर वो 15 कह रहे हैं तो 15 ग्राम है। तो जो भी आप ग्राम के अंदर बताते हो कि हमारे शरीर के अंदर इतना खून है, तो वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 100 मिलीलीटर के अंदर। अब हम बात करते हैं लसिका की। लसिका क्या होती है, देखिए मान लीजिए इस तरह से रक्त बह रहा है, तो वो रक्त क्या होगा, ये जो भित्ती है ना, ये बिल्कुल पतली पतली है, तो वो इनके अंदर से थोड़ा थोड़ा छनकर या रिसकर बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसके आसपास नमी हो जाती है, वहां पर पानी रिसकर चला जाता है। तो ऐसे ही सेम रक्त के अंदर होता है। रुधिर कोशिकाओं मतलब वो कोशिकाएं जिनके अंदर रुधिर है, उसका कुछ द्रव भाग, सारा का सारा नहीं आता कि उसके सारे के सारे गुण रक्त से मिलेंगे, उसका बस कुछ भाग आता है। जैसे रक्त के अंदर कई प्रोटीन होते हैं, लेकिन लसिका के अंदर वो प्रोटीन नहीं आते, तो उस रक्त का कुछ भाग बाहर रिसकर आ जाता है। कारण कोई भी हो सकता है, भौतिक प्रक्रिया हो सकती है, या कोई हमारे शरीर में रासायनिक कारण होता है, या कोई शारीरिक हो सकता है। तो उसकी वजह से कोशिकाओं की पतली दीवारों से छन कर जब बाहर आ जाएगा वो रक्त, तो उस रुधिर रस को, यहाँ पे रुधिर शब्द प्रयोग नहीं किया गया, रक्त शब्द प्रयोग नहीं किया, यहाँ रुधिर रस का प्रयोग किया गया। मतलब वो ब्लड नहीं है, वो खून नहीं है, सिर्फ खून का कुछ भाग है, तो बाहर निकला हुआ यही रुधिर रस क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। लसिका के अंदर जो रुधिर कण होते हैं उनका अभाव रहता है। मतलब रुधिर कण का मतलब क्या है, जैसे प्लाज्मा वगैरह है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे रुधिर के कण ही तो है। तो लसिका के अंदर ये सारे के सारे पदार्थ नहीं होते। अब हम इसको चित्र से समझते हैं। ये हमारी इस तरह से रास्ते हैं, देखिए यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आ रहा है और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन वाला। अब इनसे थोड़ा थोड़ा देखिए, यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर से, ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के, तो इनसे जो रस है ना, मतलब रक्त जो हमारा है, वो थोड़ा थोड़ा रिसकर धीरे धीरे एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर वो इकट्ठा होकर ये छोटी छोटी जो आपको नलिकाएं दिखाई दे रही हैं बीच में, इनके अंदर चला जाता है। वो देखिए हमारे शरीर के अंदर खून कहाँ होगा, कोशिकाओं के अंदर या नलिकाओं के अंदर। अभी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो उन सब के अंदर ही खून का रिसाव हो रहा है। तो वो क्या होगा, एक एक कोशिका से ऐसे रिस कर एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर वो जो खून है ना, वो छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के माध्यम से वो एक बड़ी नली में आ जाएंगी, और फिर उससे जो हमारी मेन जो नलियां होती है ना, जिनके अंदर से खून बहकर पूरे शरीर में जाता है, उनके अंदर मिल जाएगा। मतलब पहले तो कोशिकाओं के अंदर से वो रिस जाएगा, बाहर आ जाएगा, छन कर बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद वो दोबारा से इकट्ठा होकर दोबारा से मिलकर जो हमारी खून की नलिकाएं हैं, धमनी और शिराएं हैं, उनके अंदर आकर मिल जाता है दोबारा से। वो हमारे शरीर के अंदर अलग से नहीं रहता, वो दोबारा से खून के अंदर आकर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई कोशिका है जिसके अंदर से कोई खून का रिसाव हो गया और वो लसिका बन गया। अब वो क्या, उसके आसपास जो भी नलिका है ना, वो उसके अंदर आ जाएगा, और उसके अंदर आकर इस तरह से यहाँ से होते हुए वो दोबारा इसमें आ जाएगा, या फिर वो इस तरह से होते हुए इसके अंदर चला जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक के अंदर वो चला जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम को हम लसिका तंत्र बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रक्तदाब की। देखिए रक्तदाब के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, तो जब हम इस पाइप को अंदर की तरफ इस तरह से दबाएंगे, तो वो पानी आगे जाने के लिए एक दबाव डालेगा, एक प्रेशर डालेगा। अगर मोटर वगैरह के अंदर आपने कभी
ऐसा करके देखा हो तो आपने बिल्कुल ये साफ महसूस किया होगा। जब किसी रास्ते से कोई पानी या कोई तरल पदार्थ बहकर जा रहा है तो जब हम उस रास्ते को इस तरह से बंद कर देंगे तो बंद करने की वजह से वो जो भी तरल पदार्थ है वो आगे जाने के लिए वो जो हमारे पास नली है उसके ऊपर दबाव डालता है। अब यही के यही सेम हमारे शरीर के अंदर होता है। अब हमारे शरीर के अंदर हमें पता है कि हमारा जो हृदय है ना वो रक्त को पंप करता है, मतलब दबाव डालकर आगे की तरफ भेजता है ताकि वो शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सके। तो जैसे हमारे घरों में मोटर होती है ना, वो मोटर पानी के ऊपर दबाव डालती है ताकि वो पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाए, तो वैसे ही सेम इसमें है। अब हमारे पास जो नलिकाएं हैं, जो हमारी धमनी और शिराएं हैं, उनके अंदर रक्त बह रहा है इस तरीके से। तो जब हम उस यंत्र के माध्यम से इस तरह से उस धमनी के ऊपर दोनों तरफ से दबाव डालेंगे अंदर की तरफ, तो उस टाइम पे जो हमारा रक्त है ना उसको पीछे की तरफ से तो हमारा हृदय पंप कर रहा है, जोर डाल रहा है उसके ऊपर कि आप आगे की तरफ जाओ, जबकि हमने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। आपने अगर कभी बीपी वगैरह चेक करवाया, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, तो ये वही होता है रक्तदाब जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं। तो आपने अगर कभी बीपी वगैरह चेक करवाया हो तो उस टाइम क्या होता है, अंदर की तरफ ऐसे पहले डॉक्टर उसके ऊपर दबाव डालता है, फिर उसको एकदम से छोड़ देता है, ताकि उससे ये पता चल जाता है कि हमारी जो धमनियां है ना, ये जो धमनियां हमारा जो रास्ता है उसके ऊपर हमारा शरीर जो रक्त है वो कितने दबाव के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी वाली मोटर होती है, छोटी पानी वाली मोटर अगर होगी मतलब कम पावर की, तो उस टाइम वो कम दबाव डालेगी, उसके अंदर पानी का प्रेशर कम होगा। अब अगर हमारे पास बड़ी मोटर है तो उसके अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही सेम इसके अंदर होता है, सबके अंदर बीपी एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। एक एवरेज बोलते हैं जिसको 120 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर ये पारे से मापते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए इस तरह से हमारे शरीर के अंदर रक्त बह रहा है, फिर हमने क्या किया, उस व्यक्ति के हाथों पर इस तरह से एक पट्टी की तरह लपेट दिया जाता है इसको। अब ये हमें तो सिर्फ पट्टी दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर वाले हिस्से में क्या होता है, ये हमारी रक्त कोशिकाएं हैं रक्त नलिकाएं हैं जिनके अंदर से रक्त बहकर जा रहा है। तो जब हम हाथ के ऊपर दबाव डालेंगे तो ये भी तो अंदर की तरफ सिकुड़ जाएंगे। अब देखिए रक्त का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया, हमारे रक्त पर पीछे से हृदय दबाव डाल रहा है आगे जाने के लिए। तो जब ये आगे जाएगा तो ये इसके ऊपर जो भी ये कपड़ा वगैरह जो भी है इसके ऊपर ये एक तरह से दबाव डालेगा और उस दबाव को हम माप लेंगे और इसी को हम रक्तदाब कहते हैं। अब जब स्टार्टिंग में इसके ऊपर दबाव डाला, देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी रक्त नहीं है, धमनी पूरी तरह से बंद है। अब इसके ऊपर दबाव डालेगी आगे जाने के लिए, इसको रास्ता चाहिए है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो भी दबाव डालेगी हम उसको माप लेंगे। अब यहाँ पे देखिए रक्त धीरे धीरे आगे आ रहा है और यहाँ पे पूरी तरह से प्रवाहित होना शुरू हो गया। तो अब इसी को हम कहते हैं रक्तदाब। अगर ये कम हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जो रक्त है वो बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब रक्त का धमनियों के ऊपर दबाव बहुत ही कम है। और अगर हम कह रहे हैं कि रक्तदाब ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे शरीर की धमनियों के अंदर रक्त का दबाव बहुत ज्यादा है। जो सामान्य रक्तदाब होता है उसको प्रंकुचन के अंदर 120 मिलीमीटर होता है और अनुस्थीलन के अंदर 80 मिलीलीटर होता है। मैं आपको यहाँ एक बार प्रंकुचन और अनुस्थीलन में अंतर बता देती हूँ। हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है ना वो 4 भागों के अंदर बटा हुआ होता है। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा आलिंद होता है, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले और ये बायां नीले। तो हमारा जो ये आलिंद होता है ना ऊपर वाला और नीचे वाला, ये अंदर की तरफ सिकुड़ता है, अंदर की तरफ दबाव डालता है ताकि सारा का सारा रक्त इस नीले के अंदर आ जाए। ऐसे ही सेम ये करता है, तो इसको तो कहते हैं हम प्रंकोचन। और जब ये नीचे वाला नीले दबाव डालता है ताकि दबाव के साथ जो भी हमारा खून है वो फेफड़ों के अंदर या शरीर के अंदर चला जाए, तो उसे हम कहते हैं अनुस्थीलन। अब मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर से ही बता देती हूँ ताकि बाई चांस अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो वो भी कवर हो जाए। जो धमनी होती है ना वो आगे जाकर छोटी छोटी वाहिकाओं के अंदर बदल जाती है। पहले तो वो मोटी आती है इस तरह से, फिर उसके बाद आगे वो छोटे छोटे हिस्सों में, और उसके आगे जाके तो वो बिल्कुल एक कोशिका के अंदर बदल जाती है, मतलब बिल्कुल एक ही कोशिका होती है। इस कोशिका के माध्यम से ही जो रुधिर जो पोषक तत्व है उनका आदान प्रदान किया जाता है। तो ये धमनी आगे जाकर बिल्कुल छोटे छोटे भागों के अंदर बट जाती है ताकि रुधिर को ऊतकों से दूर बिल्कुल हर जगह पर पहुंचा सके। उसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स होती है जिनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। ये खून का थक्का जमने का कार्य करती है ताकि हमारे शरीर में अगर कभी चोट वगैरह लग जाए तो कम से कम नुकसान हो शरीर को खून का। बाद लसिका के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कोशिकाओं की भित्ति के अंदर जो छिद्र होते हैं उनसे प्लाज्मा और प्रोटीन कोशिकाओं से बाहर निकलकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो दोबारा से खून के अंदर मिल जाते हैं। लसिका वाहिका उनको खून के अंदर दोबारा से मिला देती है। एक और काम होता है, जो हमारा पचा हुआ खाना होता है ना, जो छोटी आंत के अंदर अवशोषित किए जाते हैं जो भी अच्छे अच्छे पोषक तत्व, वो लसिका के द्वारा ही रक्त तक पहुंचाए जाते हैं।